हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लर्न टू ग्रो। और आज हमारी क्लास होने वाली है सरफासी एक्ट के ऊपर, क्योंकि इस एक्ट से हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। लास्ट टाइम डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन डीपली थोड़ा सा पूछा गया था। उससे प्रीवियस पूछे जाएंगे, जैसे 24 की बात करें या 2023 की बात करें, तो उसमें डेफिनेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आए हुए थे। तो हम इस एक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें 2 या 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं। अब की बार प्री और मेन दोनों में आ रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि इस एक्ट को थोड़ा सा वेटेज देना पड़ेगा हमको, ठीक है। और वैसे भी ये एक्ट इम्पोर्टेंट है, तो शुरू करते हैं। इस एक्ट का नाम है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, ठीक है। एक्ट नंबर है 54। ओके, इसको हम शॉर्ट में सरफासी एक्ट कहते हैं, और ये 17 दिसंबर 2002 को आया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले ये पढ़ाई हम मेरे ही नोट से कर रहे हैं, तो ये जो हाईलाइट वगैरह वो पढ़ा है, इसको इतना वो मत करना। आप चाहो तो आप इससे भी पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने इसमें प्रीवियस जो क्वेश्चन है कैसे क्या पूछा जाता है वो भी मैंने इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट जो सेक्शन है हमें बताते हैं वो शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंड की बात करते हैं कि पूरे होल ऑफ इंडिया पर लागू होता है। इसको हम सरफासी एक्ट के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। 21 जून को ये कम इनटू फोर्स हो गया था। ये याद रखना कि ये आया कब था। इसकी इनेक्टमेंट डेट 17 दिसंबर है, लेकिन इसकी इन्फोर्समेंट डेट जो है वो 21 डे ऑफ जून 2002 है, ठीक है। 21 जून को ये हमारे लागू हो चुका था, ठीक है। पार्लियामेंट में कब ये बिल पास हुआ था? 17 दिसंबर को, ओके। डेफिनेशन से क्वेश्चन आते हैं, तो डेफिनेशन का क्लॉज हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एपीलेट ट्रिब्यूनल जो डीआरटी में बताया गया, एपीलेट ट्रिब्यूनल का मीनिंग वही है जो डीआरटी एक्ट में बताया गया है। सेकंड नंबर पे असेट रिकंस्ट्रक्शन से, इससे 2023 में शायद क्वेश्चन पूछा गया है। मुझे याद है कि असेट रिकंस्ट्रक्शन से सीधे डेफिनेशन से क्वेश्चन आया था, कि उन्होंने बोल दिया था कि व्हाट असेट रिकंस्ट्रक्शन रेफर्स टू, तो पूरी उसमें डेफिनेशन पूछी थी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? एक्विजिशन बाय एनी asset reconstruction company of any right or interest of any bank, financial institution in any financial assistance for the purpose of realization of such financial assistance। ये सीधे डेफिनेशन पूछ ली गई थी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप याद करना है, इसलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट मार्क भी किया हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने भी इसको अच्छे से पढ़ा था। हालांकि पिछले साल इसमें से क्वेश्चन नहीं आया था, बट आप थोड़ा सा पढ़ के जाना। तो असेट रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक के पास राइट होता है कि वो उस पर कोई इंटरेस्ट वगैरह लगा सकते हैं, कोई भी मतलब उससे उस चीज़ की वैल्यू अपने रियलाइज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड असेट रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब असेट रिकंस्ट्रक्शन को लगता है एक कंपनी है, जैसे असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, वो ही असेट रिकंस्ट्रक्शन कर सकती है, पर वो आरबीआई में रजिस्टर होनी चाहिए, ठीक है। बैंक का मीन्स क्या है? बैंकिंग कंपनी और कॉरस्पॉन्डिंग न्यू बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या सब्सिडरी बैंक या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और सच अदर बैंक जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन इस एक्ट के थ्रू बताए हुए, ठीक है। तो बैंक में ये आते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सरफासी एक्ट विच इज इंक्लूडेड इन बैंक, ठीक है। तो वो ऐसा ऑप्शन देगा जिसमें से एक ऑप्शन हटा देगा, तो हमको वो याद रखना पड़ता है। और में दिया हुआ है तो हमें याद रखना है कि ये सब बैंक में आते हैं। बैंकिंग कंपनी हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, कॉरस्पॉन्डिंग बैंक हो, कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो या सब्सिडरी बैंक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो इस एक्ट में बैंक बताया गया है वो भी बैंक माना जाएगा। बैंकिंग कंपनी क्या होगी? जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू बनी है, ठीक है। उसके बाद बोर्ड देख लेना, जो सेबी में बताया गया है। बोरोअर्स का मतलब देख लेना कि बोरोअर्स क्या ऑन होते हैं, जो इन्वेस्ट वगैरह करते हैं, उसके बाद, ठीक है, ये सब पता है। सेंट्रल रजिस्ट्री क्या होती है? जो रजिस्ट्री पूरा बनाएगी, ठीक है। और ये हम आगे बढ़ने वाले हैं, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अभी डेफिनेशन पे देख रहे हैं, तो डीआरटी का मीन्स क्या है? जो ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश हुआ है सेक्शन 3 ऑफ द डीआरटी एक्ट, ठीक है। जो रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 के सेक्शन 3 के सब क्लॉज 1 के थ्रू बना हुआ है, वो डीआरटी है। ये याद रखना, क्योंकि ये डेफिनेशन में ऐसे पूछेगा कि विच व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डीआरटी, और फिर वो ऐसे दे देगा, ठीक है। डेब्ट सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है ना? ये तो शायद नहीं पूछेगा, पर डिफॉल्ट से क्वेश्चन आया हुआ है। आई थिंक 2021 में या 22 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डिफॉल्ट का मीन्स क्या होता है। सीधे पूछ लिया था कि अकॉर्डिंग टू द सरफासी एक्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये वाली डेफिनेशन नहीं दी हुई थी इसमें, ये दोनों,
ठीक है, उसमें ये डेफिनेशन दी हुई थी जो ऑप्शंस में है, जो मैंने नोट करी हुई है कि नॉन पेमेंट डिफॉल्ट मीन्स क्या होता है, नॉन पेमेंट ऑफ डेब्ट व्हेन ऑल और एनी पार्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डेब्ट हैज बिकम ड्यू और एंड पेबल एंड इज नॉट पेड बाय द डेटर। ये डेफिनेशन दी हुई थी जो कि हमें आसानी से पता है कि जो डेटर अपनी किसी इंस्टॉलमेंट को या किसी पार्ट को जो उसके ऊपर डेब्ट है उसको पे नहीं करता है, वो डिफ़ॉल्ट बन जाता है। ठीक है, वो जो उसको पे करना था उसने पे नहीं किया। जैसे हम कुछ सामान लेने गए, हमको उसको 10 रुपये देने थे लेकिन हमने उसे नहीं दिए, तो हम कौन हो गए, डिफ़ॉल्टर। दैट इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्टर। सिंपल सी डेफिनेशन उसमें दी हुई थी। इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है कि नॉन पेमेंट नहीं किया, अगर किसी जिसने बोरो किया है और उसने नॉन पेमेंट कर दिया तो उसकी असेट्स भी है या नॉन परफॉर्मिंग असेट्स आ रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिक्योर्ड क्रेडिटर के, तो वो डिफ़ॉल्ट बन जाता है। ठीक है, वो अमाउंट क्या हो जाता है, और डिफ़ॉल्ट का अमाउंट नोटिस पीरियड कितना होगा, 90 डेज का होगा। ठीक है, ये याद रखना, ये इसमें दिया हुआ है, इस वाले डेफिनेशन में दिया हुआ है, तो हमें याद पता रहेगा ना डिफ़ॉल्ट क्या होता है सरफासी एक्ट के थ्रू। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड कितना है, इसका टाइम पीरियड है नोटिस का 90 डेज। आफ्टर नॉन पेमेंट आफ्टर नोटिस कितना होगा, 90 डेज का होगा। ठीक है, आफ्टर नोटिस ऑफ 90 डेज, दैट इज फिर भी अगर उसने 90 दिन के नोटिस देने के बाद भी अगर उसने पेमेंट नहीं किया डेटर ने, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बुक में उसके एसेट नॉन परफॉर्मिंग हो जाएंगी और वो डिफ़ॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया हुआ है कि कोई भी डिवेंचर हो, कोई भी बॉन्ड हो जो सब्सक्राइबर रखता है, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट अगर वो रख रहा है किसी एज अ गारंटी, अगर किसी चीज़ की दे रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग वो क्या बन जाता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट बन जाता है। ठीक है, असिस्टेंस के बाद हम देखेंगे फाइनेंशियल असिस्ट क्या होता है। तो डेब्ट और रिसीवेबल है, क्लेम, जो भी हम क्लेम व्लेम कर रहे हैं वो सब, ठीक है, वो हो जाता है फाइनेंशियल असिस्ट। ठीक है, असेट में जो है क्वेश्चन आया नहीं है कभी, तो इसको आप ऊपर ऊपर से देख के स्किप कर सकते हो, मतलब फाइनेंशियल एसेट पता हो तो होते ही है हम लोगों को। ठीक है, आगे फाइनेंशियल लीज देख लेना अच्छे से। 2 में दिया हुआ है कि कोई भी लीज जो लीज एग्रीमेंट के थ्रू, जैसे ऑफकोर्स टेंजिबल एसेट्स की बनाएगी, या जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है या नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट नहीं है जो ट्रांसफर हो सकता है लेसर को, ठीक है, वो उसको छोड़ के, ठीक है, अदर देन दैट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अगर लीज एग्रीमेंट के थ्रू अगर कोई चीज़ लीज पे दी जा रही है ऑफ टेंजिबल असेट, तो वो लेसी के लिए क्या है ना, लेसी को, ठीक है, तो वो कंसिडर की जाएगी एज अ फाइनेंशियल लीज। ठीक है, जहाँ पे लेसी जो है बिकम क्या हो जाता है, वो ऑनर बन जाता है उस असेट का जब तक वो लीज खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, हम लीज पढ़ते हैं ना, लीज की तरह ही फाइनेंशियल लीज है कि कोई भी टेंजिबल असेट जो लीज एग्रीमेंट के थ्रू बनी है, उसने वो लीज पे दे दी वो असेट्स को, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। अब वो उस जो लेसी है, ठीक है, वो उसका ऑनर बन जाएगा। लेसर ने लेसी को लीज पे दिया तो लेसी उस चीज़ का ऑनर बन गया जब तक वो लीज खत्म नहीं हो जाती। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीज। हाइपोथिकेशन से क्वेश्चन आया है, लास्ट ईयर नहीं आया था, 24 में आया था, 22 में आया था। ठीक है, तो हाइपोथिकेशन की इस सीधे सीधे वो पूछी जाती है कि क्या डेफिनेशन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है कि चार्ज अपॉन मूवेबल प्रॉपर्टी एंड फ्लोटिंग चार्ज ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी। जो भी चार्ज हम मूवेबल प्रॉपर्टी पे लगाते हैं या कोई भी फ्लोटेड चार्ज जो मूवेबल प्रॉपर्टी पे लग रहा है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथिकेशन। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कोई भी चार्ज जो मूवेबल प्रॉपर्टी पे लग रहा है, ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर, देखो मैंने इसको हिंदी में भी लिखा हुआ है, प्रेजेंट और फ्यूचर की मूवेबल प्रॉपर्टी पर एक ऐसा चार्ज जो बोरोवर सिक्योर्ड क्रेडिटर के फेवर में उस प्रॉपर्टी को दिए बिना फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए सिक्योरिटी के रूप में दे देता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस एज एन सिक्योरिटी, ठीक है, एज अ गारंटी हम देते हैं। ठीक है, और एज अ गारंटी जब हमने उसको दे दिया तो वो अब क्रेडिटर के, हम क्रेडिटर के ऊपर ही फेवर कर रहे हैं कि अगर हमने ये पे नहीं किया तो आप हमारी ये संपत्ति रख सकते हो। ठीक है, तो वो जो चार्ज है जो प्रेजेंट और फ्यूचर में उस मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो हम लगा रहे हैं, जो बोरोअर दे रहा है सिक्योर्ड क्रेडिटर को, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को नहीं दे रहा है लेकिन वो ये कह रहा है कि मैं अगर मैं नहीं दे पाया तो मैं ये प्रॉपर्टी आपको दे दूंगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हाइपोथिकेशन। एक चार्ज है हाइपोथिकेशन, एक चार्ज है
जो मूवेबल प्रॉपर्टी पर लगाया जाता है, ठीक है, ये होता है हाइपोथिकेशन। इस डेफिनेशन को पढ़ लेना, इससे इतना मतलब ऐसी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, बट लिखा होता है कि चार्ज अपॉन ऑन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, है ना, जो फेवर में दी जाती है सिक्योर्ड क्रेडिटर बाय द बोरोअर, दैट इज कॉल्ड द हाइपोथिकेशन। ऐसे सिंपल सी डेफिनेशन, पेपर में हमेशा सिंपल डेफिनेशन ही आएगी, आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या होती है? जो भी डेटर है जिसने पे नहीं किया उसकी असेट्स क्रेडिटर की बुक्स में क्या हो जाती है? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो जाती है, ठीक है। यही इसका मतलब दिया हुआ है यहाँ पे। और अगर ऐसा बात है कि जो अगर उसने रिजर्व बैंक की गाइडलाइन भी फॉलो नहीं करी है, डायरेक्शन फॉलो नहीं की, तो भी वो असेट नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो जाती है ना। फिर उसके बाद ओरिजिनेटर देखते हैं। ओरिजिनेटर का मतलब क्या होता है? जो भी ऑनर है उस फाइनेंशियल असेट का, जो अक्वायर्ड कर रही है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, उसको वो कहलाएगी ओरिजिनेटर, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। ऑनर ऑफ अ फाइनेंशियल असेट विच इज एक्वायर्ड, ठीक है, ऐसी फाइनेंशियल असेट का मालिक जो एक्वायर की जा सकती है बाय द एआरसी, ओके। प्रॉपर्टी मूवेबल, मूवेबल कोई भी डेप्ट, कोई भी रिसीवेबल, ये सब हो सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब होते हैं, लाइसेंस वगैरह, ठीक है। इसको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता भी होता है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना। उसके बाद आ जाओ सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन क्या होते हैं? सिक्योरिटाइजेशन होती है फाइनेंशियल असेट्स के, जो एआरसी ने फाइनेंशियल असेट्स को एक्वायर किया है उसके ऊपर जो एक्विजिशन है, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटाइजेशन। भाई ओरिजिनेटर के लिए, जो ओरिजिनेटर है, ऑनर ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है, जो एक्वायर कर लिया अगर एआरसी ने, तो वो जो फंड आएगा, रेज होगा, वो सिक्योरिटी होती है उसके ऊपर, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटाइजेशन। उसके बाद सिक्योर्ड एसेट कौन सी होती है? जो प्रॉपर्टी के जो एआरसी ने जिस प्रॉपर्टी के ऊपर सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, वो क्या कहलाएगी? सिक्योरिटी, सिक्योर्ड एसेट्स कहलाएगी। सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या होगा? भाई जो डेटर ने जिस क्रेडिटर को पे नहीं किया था उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको तो एआरसी ने एक्वायर कर लिया, अब उस एक्वायर की गई उस पे कंपनी ने जो एक्वायर किया असेट पे, उस पे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी ग्रुप ऑफ बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो राइट एक्वायर कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, इंटरेस्ट लगाते हैं फिर उस टेंजिबल एसेट्स पे, उस इंटेंजिबल एसेट्स पे, दैट इज कॉल्ड द सिक्योर्ड क्रेडिटर। वो सब उसको मिल जाता है, ओके। सिक्योर्ड डेब्ट मीन्स अ डेब्ट व्हिच इज सिक्योर्ड बाय एनी सिक्योर्ड इंटरेस्ट। सिंपल सी डेफिनेशन है, सिक्योर्ड बाय एनी सिक्योर्ड इंटरेस्ट, ओके। और अब हम देखेंगे, हाँ, यहाँ से सिक्योरिटी रिसिप्ट पढ़ सकते हो, स्पॉन्सर पढ़ सकते हो, जो पेड इक्विटी कैपिटल पे जो 10% से कम नहीं होना चाहिए पर्सन का होल्डिंग राइट, ठीक है। पेड अप इक्विटी कैपिटल का एआरसी का जो है 10% से लेस नहीं होना चाहिए जो होल्डिंग राइट होता है वो, ठीक है, वो स्पॉन्सर होते हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो एसबीआई एक्ट में बताया गया है। सब्सिडरी बैंक, जो बैंक ऑफ इंडिया है जैसे सब्सिडरी बैंक है, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो उसमें ही बताया हुआ डेफिनेशन में सेक्शन 3 आ जाओ। सेक्शन 3 से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या है? तो जो रजिस्ट्रेशन करवाता है, ठीक है, जो भी कंपनी जो एज एन एआरसी रजिस्टर होना चाहती है, उसका जो नेट ऑन फंड है वो 2 करोड़ रुपए से कम नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा हो सकता है, जो भी रिजर्व बैंक बताएगा, नोटिफाई करेगा, लेकिन कोई भी ऐसी एआरसी जो रजिस्टर होना चाहती है, तो आरबीआई के नॉर्म्स में ये लिखा हुआ है कि उस कंपनी की जो नेट ऑन फंड है वो 2 करोड़ रुपए से कम नहीं होना चाहिए। बस सिर्फ इसमें ये याद रखो, प्रोविजो में ऐसा लिखा नहीं है, तो इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक जो है वो नोटिफाई करता है कि हायर अमाउंट कितना हो सकता है, पर 2 करोड़ रुपए से कम नेट ऑन फंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो उसके पास ही एप्लीकेशन आती है एआरसी की, क्या वी वांट टू रजिस्टर एज एन एआरसी, ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो वो आरबीआई वगैरह ये सब देखता है। इतना देखने के बाद उसके बाद एक एग्रीमेंट होता है कि फाइनेंशियल एसेट्स वगैरह का, ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट्स होता है, शैल बी द पेबल पीरियडिकली रिटर्न, ठीक है, ये सब इतना ध्यान दें, मतलब ठीक है, पढ़ लेना, है ना। फोर्थ जो है सेक्शन 4
कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की कहते हैं कि वहाँ पे हमने सेक्शन 3 में रजिस्ट्रेशन करवाए, ठीक है, कि नेट ऑन फंड 2 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। आरबीआई के पास एप्लीकेशन जाती है, आरबीआई ही नोटिफाई करेगी कि ये सब क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। आरबीआई के पास ही पावर है कि वो चाहे तो उस एआरसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकती है, ठीक है। अब उस कंपनी का कैंसिल कब होगा? अगर उसने सीज कर दी, वो बिजनेस जो उसने करा है वो कैरी करना सीज कर दिया, ठीक है, सीज कर दिया। अगर उसने कोई रिसीव या होल्ड कोई इन्वेस्टमेंट कोई क्वालिफायर बायर से, ठीक है, फेल हो गई कोई कंडीशन फॉलो करने से फेल हो जाती है, अगर वो जो भी नॉर्म्स दिए हुए हैं सेक्शन 3 में उनको फॉलो करने से फेल हो जाती है, या आरबीआई के किसी प्रोविज़न को फेल मतलब फॉलो करने से फेल हो जाती है, तो आरबीआई उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देती है। लेकिन आरबीआई पहले ये देखता है कि किन ग्राउंड्स पे रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाना है, वो पूरे ग्राउंड्स को देखेगा। फिर उसके बाद अगर कैंसिलेशन में डिले होता है, सर्टिफिकेट ऑफ कैंसिलेशन में अगर डिले होता है, तो वो ये देखती है कि जो ये कंपनी है उसमें पब्लिक इंटरेस्ट कितना है, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट कितना है, ये सब देखेगी। उसके मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो स्टेप बाय स्टेप आरबीआई को फॉलो करना होता है। आरबीआई खुद भी वो कंडीशन फॉलो करती है, उसके बाद ही चीज़ें आगे कैंसिल होती है, ठीक है। किसी भी कंपनी को रजिस्टर करना और रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, ठीक है, हर जगह पे ये चीज़ फॉलो की जाती है। इसमें जो सेकंड नंबर का क्लॉज है कि कितने दिन में जो है आरबीआई कितने दिन में कैंसिल कर सकती है रजिस्ट्रेशन को, तो वो 30 दिन में कैंसिल कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को कम्युनिकेट कर दो, ठीक है, और 30 दिन में कैंसिल हो जाता है। तो 30 दिन में बहुत काम वाम होता है। विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच सच ऑर्डर कैंसिलेशन इज कम्युनिकेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज, हम मेन ही पढ़ रहे हैं, ज़्यादा हम अंदर डीप पे जा नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं हम वही क्वेश्चन पढ़ेंगे। वैसे भी हर एक्ट की 2 क्लासेस आएंगी और बड़े एक्ट होंगे प्रोसीजर लॉ वगैरह, उनकी ज़्यादा भी आ सकती है, बट मेनली मेरा काम ये है कि मैं 2 ही क्लासेस में मोस्टली जो मेन चीज़ है वही बताऊँ। मैं कोई डीप क्लासेस नहीं ले रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जो मेन है प्रीवियसली जो हम देख रहे हैं पेपर के अकॉर्डिंग, और आगे क्या उसमें आगे बढ़ मतलब क्या हो सकता है उस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं। एंड नाउ 9 सेक्शन बोलता है मेजर ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, जिसमें दिया हुआ कि क्या क्या चीज़ को फॉलो करना है, कि प्रॉपर मैनेजमेंट हो रहा है बोरर का बिजनेस से, ठीक है, सेल और लीज अपार्ट हो रहा है, होल बिजनेस का हो रहा है, रिशेड्यूलिंग ऑफ पेमेंट हो रही है, सेटलमेंट ऑफ ड्यूज हो रहा है या नहीं, टेकिंग पोजीशन हो रहा है या नहीं, ये सब मेजर किया जाता है, कन्वर्जन ऑफ द पोर्शन वगैरह। फिर 10 में फंक्शन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है कि और क्या काम होते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के। यहाँ पे तो पहला उसका काम क्या था, मेजर करता है वो एसेट कि क्या क्या काम हो रहा है। फिर दूसरा काम ये होता है कि क्या काम हो रहा है, जैसे एजेंट क्या कर रहे हैं, मैनेजर क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। आप इसको ऐसे देखो जैसे हम कोई कंपनी खोल रहे हैं और उसमें क्या क्या काम होता है, बिल्कुल वैसे ही है, बस यहाँ पे क्या करते हैं, एआरसी वाला काम होता है, जो रिकंस्ट्रक्शन वाला काम है वो कर रहे हैं। रिकंस्ट्रक्शन मीन्स फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन। रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट कहाँ पे होता है, रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट कौन कराएगा, वो कराएगा आर्बिट्रेशन एंड कैंसिलेशन एक्ट के थ्रू। जो आर्बिट्रेटर होगा वो हमेशा डिस्प्यूट को कैंसिल मतलब डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाता है, ठीक है। ये याद रखना कि सेक्शन 11 बोलता है कि डिस्प्यूट ऑफ रिजोल्यूशन कौन करवा रहा है, रिजोल्यूशन डिस्प्यूट करा रहा है आर्बिट्रेशन कैंसिलेशन में जो क्वालिफायर आर्बिट्रेटर होगा वो करवाएगा, ठीक है। पावर रिजर्वमेंट टू डिटरमाइन पॉलिसी एंड इशू डायरेक्शन, दैट इज नॉट लाइक कि कोई पूछने वाला है तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 12A में ये दिया हुआ है, देखो 12A, 12B और 12C में आरबीआई के पास क्या पावर है, तो 3 पावर दी गई है आरबीआई को सरफेसी एक्ट में। सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले वो 12 में करेगा डायरेक्शन, फिर 12A में करेगा इंफॉर्मेशन, ठीक है, स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन ले सकता है, कॉल कर सकता है,
12B में आरबीआई क्या कर सकते हैं, पावर दिया आरबीआई को कैरी आउट द ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। तो मैंने देखो यहाँ पे शॉर्ट में याद करने के लिए लिखा था कि सेक्शन 12 जो है, सेक्शन 12 पावर ऑफ आरबीआई बात करता है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, डायरेक्शन की बात करेगा। पावर है आरबीआई पर, तो वो डायरेक्ट कर सकता है। सेकंड है कॉल कर सकता है, इन्फॉर्मेशन ले सकता है। एंड 12B में बताया गया कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है ऑडिट को, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड, बस इतना याद कर लो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 इज ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2022 से 23 में सीधे एक तो ये पूछा था, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट सरफेसी के किस एक्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें सीधे सेक्शन नंबर पूछा था, तो सेक्शन 13 में दिया है। तो ये हम ये याद कर सकते हैं, प्री में ऐसे पूछा जा सकता है। तो हर एक्ट का नंबर, सारे एक्ट का याद नहीं करना है, पर जो मेन मैं बता रही हूँ वो तो याद करने ही करने हैं, ठीक है। 13 सेक्शन बात करता है इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट की, ओके। अब इसमें वो एक भी चीज़ नहीं आएगी जो सेक्शन 69 और सेक्शन 69A ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दी गई है, ठीक है। इसमें आता है कोई भी ऐसा इंटरेस्ट जो क्रिएट किया गया है सिक्योरिटी क्रेडिटर के ऊपर, उसको फेवर देने के लिए, कि अगर कोई भी इन्फोर्स करता है तो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल, बिना किसी ट्रिब्यूनल और कोर्ट के इंटरवेंशन के, ऐसा जो क्रेडिटर है वो कहाँ जा सकता है, प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट वेयर एनी बोरोवर जो है। अब देखो मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप लिखा है, अगर आप इसको ऐसे पढ़ोगे ना इतना बड़ा तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, ठीक है। तो इसको मैं शॉर्ट में पढ़ाती हूँ। जैसे एक बोरोवर है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है उसके पास, ठीक है। कोई भी बोरोवर जिसके असेट्स नॉन परफॉर्मिंग है, वो क्या करता है, वो नोटिस देता है, ठीक है। नोटिस देता है कि हम आपको डिस्चार्ज कर देते हैं आपकी फुल ऑफ जो आपकी भी लाइबिलिटी है, 60 डेज़ का हम आपको नोटिस देते हैं। तो 13(2) में कितने दिन का नोटिस दिया गया नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को, बोरर पे डिस्चार्ज ऑफ फुल लाइबिलिटी का 60 डेज़ का नोटिस दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेगा, अब अगर कोई भी ऑब्जेक्शन आ रहा है कि मुझे अभी ऑब्जेक्शन है, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या करेगा, 15 दिन और समय लेगा, 15 दिन के अंदर उस ऑब्जेक्शन की एक रिसिप्ट एप्लीकेशन देगा डीआरटी को, ठीक है। तो हम अंडर सेक्शन 17 में पढ़ेंगे, या डिस्ट्रिक्ट जज को देगा। उसमें लिखा हुआ है कि हम 2 ही लोगों को कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट जज को या डीआरटी को एप्लीकेशन देगा अगर ऑब्जेक्शन होता है सिक्योर्ड क्रेडिटर को। तो ये सब चीज़ें इस पूरे एक्ट में यहाँ तक बताई हुई है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें ये सब चीज़ें बताई हुई है। अब इसको मैं आपको समझा देती हूँ कैसे स्टेप करना है। अगर कोई सिक्योर्ड कोई बोरोवर है, कोई भी बोरोवर जो सिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए एक लाइबिलिटी हो गया है, ठीक है। तो और उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया, ठीक है, पेमेंट नहीं किया उसने, या कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दी, या कुछ भी हुआ, ठीक है। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए उसकी एसेट क्या हो गई, बुक में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गई। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या करेगा, बोरोवर को एक नोटिस देगा कि डिस्चार्ज कर रहे हैं हम आपको फुल ऑफ योर लाइबिलिटीज टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर विद इन 60 डेज, ठीक है। 60 दिन का नोटिस दे रहे हैं जिस दिन से सिक्योर्ड क्रेडिटर एंटाइटल्ड हुआ है टू एक्सरसाइज ऑल द राइट्स, ठीक है, कि वो सारे राइट्स कर रहा है, उस दिन से हम 60 दिन का नोटिस दे रहे हैं। अब उसके बाद अगर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो है, ठीक है, रेस फंड नहीं किया, तो उसके बारे में बताया है। उसके बाद उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर को कोई ऑब्जेक्शन होता है तो वो 15 दिन का अंदर, ठीक है, विद इन 15 डेज कम्युनिकेट करेगा सच रिप्रेजेंटेशन और ऑब्जेक्शन, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन और ऑब्जेक्शन ऑफ द बोरोवर, ठीक है। इसका यही सिंपल सा मीनिंग है। और उसके बाद वो एप्लीकेशन कहाँ जाएगी, डीआरटी में जाएगी, या तो सेक्शन 17 में, या कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगी अंडर सेक्शन 17A। ये सिंपल सा चीज़ है। तो इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योर्ड इंटरेस्ट किस में दिया हुआ है, सेक्शन 13 में दिया हुआ है। नोटिस पीरियड कितना दिया हुआ है, 60 डेज़ का दिया हुआ है। उसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर को के पास कितने दिन का ऑब्जेक्शन टाइम दिया हुआ है, 15 डेज़ का दिया हुआ है। इससे ज़्यादा याद मत करना, बहुत कन्फ्यूजन हुई इस वाले एक्ट में।
ठीक है, मैंने लिखा हुआ है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखो, बहुत दिक्कत होती है इसको पढ़ने में, बट अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई मना नहीं है, ठीक है। अब इसके 9 पे आ जाओ। 9 पे क्या लिखा हुआ है कि कोई एक नहीं करना है, ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। कोई भी प्रोविजन जो आईबीसी हमने पढ़ा, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है फाइनेंशियल एसेट इज मोर देन वन सिक्योर्ड क्रेडिटर या जॉइंट फाइनेंसिंग और फाइनेंस असेट्स बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं एक या एक से ज़्यादा, जॉइंटली भी कर सकते हैं, तो उसमें 60% रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। 60% का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का, नॉट लेस देन दैट। कि कोई एक क्रेडिटर आके नहीं करेगा, सबको करना पड़ेगा, ठीक है। सबको आके करना पड़ेगा, उस चीज़ को एंटाइटल करवाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करवाना पड़ेगा। और वो मेजॉरिटी कितनी सिक्योरिटी क्रेडिटर्स की रिप्रेजेंटेशन की 60%, नॉट लेस देन दैट। तो इसमें लिखा है नॉट लेस देन द 60% ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड डेट मीन्स पूछा है क्रेडिटर नॉट लेस देन 60%, ये मैंने अभी बताया। जो अमाउंट होगा आउटस्टैंडिंग का वो 60% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिक्योर्ड क्रेडिटर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अमाउंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग विच इज़ नॉट लेस देन 60%, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। और किसी एक को नहीं करना है, सबको करना है। 13 में जम्मू एंड कश्मीर पे लागू होता था ये, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। 14 में जो है ये डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो इसकी हेडलाइन है इस पर क्वेश्चन पूछा था कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, ठीक है, who assist secured creditor in taking possession of secured asset। तो या तो ऑप्शन में चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट लिखा होगा या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखा होगा, ठीक है। दोनों नहीं लिखे होंगे तो ए बी, फिर नीचे ऑप्शन होगा बोथ ए और बी, ठीक है, ये लिखा हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन जब लास्ट टाइम आया था तो उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑप्शन में था और आंसर वाज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ओके। तो चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा जो सिक्योर्ड क्रेडिटर पे पोजीशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट्स होता है, ठीक है। बैंक जो है एक एप्लीकेशन देती है, एफिडेविट देते हैं विद इन 30 डेज की हम ये करना चाहते हैं, हमको ये सिक्योर्ड एसेट पे पोजीशन चाहिए 30 डेज का, ठीक है। एफिडेविट देना होता है। फिर बैंक को एप्लीकेशन देने के बाद 30 दिन का और पीरियड ये देते हैं कि सफिशेंट रीज़न लगता है कि विद द रीज़न कि एप्लीकेशन हमको और भी देखनी पड़ेगी, तो ऐसे सब मतलब सारी चीज़ें देखने के बाद कि उनको मतलब द रीज़न दे हैव कि हमें 30 डेज मोर टाइम चाहिए, तो वो ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हेडलाइन से क्वेश्चन आया हुआ है, या तो चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट होगा या डिस्ट्रिक्ट जज होगा जो क्या करेगा, टेक पोजीशन ऑफ द सिक्योर्ड असेट्स, ओके। कोई ऑब्जेक्शन है, रिप्लाई करवाना है, ये सब सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कंसीडर देखते हैं, ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया था, हाँ इसमें यही वाली लाइन है जो मैंने बताया कि अगर ऑथराइज ऑफिस जो है उसको एफिडेविट मिल जाता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट जो भी होगा अगर उस एफिडेविट के कंटेंट से सेटिस्फाई है तो सूटेबल ऑर्डर पास कर देगा विद इन 30 डेज ऑफ द टेकिंग पोजीशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट, ठीक है। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि चीफ मेट्रोपोलिटन के कोई ऑर्डर पास नहीं गया है तो उनके पास 30 डेज और का टाइम होता है, ठीक है। 30 डेज मोर होता है, मतलब प्लस 30 डेज और होगा कि वो उस असेट्स जो फर्दर पीरियड है वो 60 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब टोटल पीरियड जो 60 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो फर्स्ट कितना होगा 30 डेज के अंदर उनको ऑर्डर देना होता है, अगर नहीं दिया तो प्लस 30 डेज और 60 डेज से ज़्यादा नहीं, नॉट मोर देन दैट 60 डेज एक्सिड, हाँ ठीक है, एक्सीड नहीं करेंगे उसको। मैनर एंड इफेक्ट ऑफ टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट, ये हेडलाइन याद कर लेना, इसमें इतना क्वेश्चन पूछा नहीं गया कभी भी। 17 से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 17 में क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, देखो इसमें पूछा गया था विच
forum primarily handles matter related to enforcement of security interests, तो वो कौन करता है? DRT करता है। DRT ही करेगा। तो इस सेक्शन का 17 का सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 4 दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ओके, एप्लीकेशन किसके पास जाएगी भाई? प्राइमरी हैंडल कौन कर रहा है? DRT ही कर रहा है ना। DRT के ऊपर डेफिनेशन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम कि कोई भी पार्टी अगर एग्राइव्ड होती है, ठीक है, तो वो कहाँ पे चली जाएगी? और DRT के पास एक एप्लीकेशन देगी विद इन 40 डेज फ्रॉम सच मैटर कि ये मेजर हुआ है और हम 45 डेज के अंदर अंदर आपके पास एक एप्लीकेशन दे रहे हैं। उसमें फीस भी जाती है टू बी डिस्पोज्ड विद इन 60 डेज। अब वो जो है जो मैटर DRT के पास गया है, DRT के पास टाइम लिमिट कितनी है? 60 डेज के अंदर अंदर उनको उस मैटर को डिस्पोज करना होता है, उस केस को ख़त्म करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्टली कौन हैंडल कर रहा है? प्राइमरी फोरम कौन है हैंडल करने के लिए? DRT है। ठीक है, कोई भी पार्टी एग्राइव्ड है तो वो DRT में जाके एप्लीकेशन देगी। विद इन 45 डेज उनको ये मैटर को एप्लीकेशन देनी होती है और DRT 60 डेज के अंदर उसको डिस्पोज कर देगा। दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस सेक्शन। ओके, फीस जो एप्लीकेशन में लिखी होगी या जो भी होगा वो फीस वगैरह सब देनी पड़ती है। ये याद रखना कि DRT में एप्लीकेशन देते वक्त आपको एक फ़ीस पे करना ज़रूरी है। ठीक है, और उसके बाद 60 डेज़ के अंदर अंदर उसको मिटाना होता है। सबसेक्शन 4 इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज ये 17(1) और 17(4) दोनों एक साथ पढ़ना पड़ते हैं। ठीक है, दोनों को एक साथ ही पढ़ना है। 1 को भी साथ में पढ़ना है, 4 को भी साथ में पढ़ना है, इसलिए मैंने वहाँ पे दोनों सेक्शन में लिखे हुए। 60 डेज के अंदर डिस्पोज करना होता है। ये वाली लाइन लिखी हुई है यहाँ पे कि DRT जो एप्लीकेशन आई है उसको 60 डेज के अंदर अंदर डिस्पोज कर देगी, ख़त्म कर देगी। मैक्सिमम पीरियड कितना हो गया? 4 मंथ हो गया। ठीक है, 4 मंथ। ठीक है, 4 मंथ। और अगर नहीं करती है एप्लीकेशन, डिस्पोज नहीं करा DRT ने, मैक्सिमम पीरियड फिर 4 महीने के अंदर अंदर तो उसको करना ही होता है डिस्पोज। ठीक है, उसके बाद 18 से क्वेश्चन पूछा गया था कि अपील अब हम कहाँ करेंगे? अपीलेट ट्रिब्यूनल। अभी हमने रिकवरी ट्रिब्यूनल को करी थी, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल को। अब हम डेप्ट अपीलेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को करेंगे। ठीक है, जब भी कभी हम नीचे से कोई भी पार्टी अगर लोअर उसमें एग्राइव होती है डिसीजन से, तो वो अपर उसमें जाती है जो अपीलेट ट्रिब्यूनल नाम से कहलाया जाता है। ठीक है, अपील कहाँ पे करेगा? अगर कोई व्यक्ति DRT से एग्राइव्ड हो जाता है, उसके डिसीजन से एग्राइव्ड है, तो वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके अपील करेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द DRT। ठीक है, जब DRT ने ऑर्डर दिया, जैसे निर्णय दिया, डिसीजन दिया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ इसमें बताई गई है। और बिफोर अपील बोरोर को 50% ऑफ द डेप्ट अमाउंट पे करना होता है। ठीक है, बिफोर द अपील ये लिखा हुआ है प्रोविजो में, देखो, नो अपील शैल बी एंटरटेन्ड अनलेस द बोरर हैज डिपॉजिट विद इन द अपीलेट ट्रिब्यूनल 50% ऑफ द अमाउंट डेप्ट ड्यू टू हिम। ठीक है, एज क्लेम बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर ने जो क्लेम किया है अमाउंट, उसका 50% जो डेप्ट है वो उसको बोरोवर को पे करना ज़रूरी है। उसके वो जब तक वो पे नहीं करेगा तब तक अपीलेट ट्रिब्यूनल में नहीं कर सकता। ठीक है, और वो ये देखेगा कि अब 50% ऑफ द डेप्ट है और सिक्योर्ड क्रेडिटर ने जो क्लेम किया है वो है, उन दोनों में से जो लेस अमाउंट कौन सा है वो करेगा। भाई कोई अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर कह रहा है मेरा 5 लाख का अमाउंट है और डेप्ट का अमाउंट जो जैसे 5 लाख है उसका 50% 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख रुपए उसको बोरोवर को जमा कराने होंगे, तब वो अपील करेगा जाके अपीलेट ट्रिब्यूनल में। ठीक है, विच एवर इज लेस लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लेना। और यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो इससे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डेप्ट अ बोरोवर मस्ट डिपॉजिट टू फाइल एन अपील विद द अपीलेट ट्रिब्यूनल एज पर द सरफासी एक्ट? 50% ऑफ डेप्ट। ठीक है, अगर वो चाहे तो 25% से कम कर सकता है, बट मोस्टली अमाउंट 50% ऑफ द डेप्ट होता है।
ये ABC पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर वगैरह पे लागू होने वाले हैं। 19 में रिकवरी बताई गई, कंपनसेशन कॉस्ट बताई गई है, और बस ये है। उसके बाद की सारे सेक्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे चैप्टर 5 से। ओके, और अभी ये क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी क्लास आए आपको ये नोटिफिकेशन आ जाएगी क्लास हो गई है। और इसमें हम सारा बहुत ही क्रिस्प पढ़ रहे हैं, ताकि हमारी अच्छे से प्रिपरेशन हो। ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना नहीं है, क्योंकि MCQ बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको इतना डीपली नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से याद करना है। बाकी की सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, बाकी आप देख लेना। और थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।